So, today we will learn about the shock. So, what is shock? So, cells need two things to function. The first one is oxygen and glucose. So, this allows the cells to generate energy and do their specific jobs. When cells don't receive either of them, they stop functions. So, हमारे cells जो हैं उनको काम करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं मिल पा रही है उन्हें, तो वो काम करना बंद कर देते हैं। सो शॉक क्या होता है? सो इट इज़ डिफाइंड एज अ कंडीशन वेयर द टिश्यूज in the body doesn't receive enough oxygen and nutrition या nutrients to allow the cells to function। तो शॉक होता है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो हमारे बॉडी के टिश्यू हैं वो इनफ जो ऑक्सीजन उनको काम करने के लिए चाहिए वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उन्हें ऑक्सीजन पहुँच पा रही है और ना ही न्यूट्रिशन पहुँच पा रही है, तो वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये होता है शॉक। सो इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन है हाइपोपैल्मिक शॉक। सो हाइपोपैल्मिक शॉक क्या होता है? वो होता है अगर आईवी फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो जाए उसके कारण। और कार्डियोजेनिक शॉक होता है कि ड्यू टू डिस्टोलिक और सिस्टोलिक डिसफंक्शन। और जो सेप्टिक शॉक होता है वो इन्फेक्शन से रिलेट करता है, और न्यूरोलॉजिकल शॉक जो ब्रेन से रिलेट करता है। एंड द एनाफिलेक्टिक शॉक इज रिलेटेड टू एलर्जी कंडीशन। तो आगे हम इसे पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ हाइपोवैल्मिक शॉक। सो हाइपोवैल्मिक शॉक का ये पैथोफिजियोलॉजी है, तो हम इसे देखते हैं। सो क्या होता है? ये होता है डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू एक्सीडेंट और बर्न एक्सेट्रा। वो किसी भी वजह से अगर ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज्ड हो जा रही है, उसके कारण क्या होगा? डिक्रीज्ड वेनस रिटर्न, वही कि उसके कारण जो ब्लड आ रहा है हार्ट तक वो डिक्रीज हो जाएगा, उसके कारण कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, और उसके कारण जो टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज हो जाएगा उसके बाद जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, यानी हम हमारे टिश्यू तक क्या हो रहा है कि ना ब्लड अच्छे से पहुंच पा रहा है, ना जो ऑक्सीजन और ना ही वो न्यूट्रिशन पहुंच पा रहा है, तो वो शॉक की कंडीशन आ जाएगी। वन इज कार्डियोजेनिक शॉक। सो उसका पैथोफिजियोलॉजी, द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन हार्ट एंड डिसअरिथमियास एक्सेट्रा। किसी भी हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम के कारण जब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन होती है, उसके कारण क्या होगा कि डिक्रीज हो जाएगा कार्डियक आउटपुट, और जो इंक्रीज हो जाएगा पल्मोनरी प्रेशर, उसके कारण पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, और उसके कारण डिक्रीज हो जाएगा सेलुलर ऑक्सीजन सप्लाई, उसके कारण डिक्रीज हो जाएगा टिश्यू परफ्यूजन, और टिश्यू परफ्यूजन हुआ तो वही डिक्रीज हो जाएगा सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो इसके कारण शॉक की कंडीशन आ सकती है। द थर्ड इज सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक रिलेटेड टू इन्फेक्शन है, तो अगर उस इन्फेक्शन हुआ तो रिलीज करेगा टॉक्सिन, उसके कारण जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसके अंदर अलग, और जो हार्ट से रिलेट करता है वहाँ अलग प्रॉब्लम चलेगी। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं कि पेरिफेरल वेस्कुलर इफेक्ट हो जाएगा, और जो साइड में है वो है मायोकार्डियल प्रॉब्लम्स। तो ये भी आगे चल के जो कंडीशन यहाँ पे कॉज कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल डेथ, यानी वही कि टिश्यू तक प्रॉपर ना ब्लड सप्लाई हो पाना, ना ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाना, ना न्यूट्रिशन की सप्लाई हो पाना, तो ये भी कॉज करेगा शॉक की कंडीशन। फोर्थ इज न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक में क्या होता है? डिस्ट्रप्शन ऑफ सिस्टमिक नर्वस सिस्टम। सिस्टमिक जो नर्वस सिस्टम है उसमें डिस्ट्रप्शन आएगी, उसके कारण क्या होगा? वेसोडाइलेशन होगा। वेसोडाइलेशन होगा तो डिक्रीज हो जाएगी बीपी, और बीपी डिक्रीज हुई तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने के कारण डिक्रीज हो जाएगा जो सेलुलर ऑक्सीजन सप्लाई है, उसके कारण वही कि सेल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और ये हो जाएगा हमारा न्यूरोजेनिक शॉक, क्योंकि रिलेट करता है हमारे नर्वस सिस्टम से। एंड द फिफ्थ इज एनाफिलेक्टिक शॉक। ये रिलेटेड है एलर्जी से। सो किसी चीज़ की एलर्जी की वजह से या ड्रग की वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी उसमें, जिसके कारण वेसोडाइलेशन हो जाएगा। उसके बाद यही प्रॉब्लम आएगी कि वो सेल्स तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना कर पाए, तो इसमें एनाफिलेक्टिक शॉक के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये होंगे: एक्सट्रीमली लो ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और उसके कारण कन्फ्यूज़न भी आ सकती है पेशेंट को, वीकनेस हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। वो रिलेटेड है कि कौन सा शॉक हो रखा है, वहाँ से वो प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉज होगी। पर ये जो मेनली होता है इसमें ये होता है कि ऑक्सीजन तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाता, ब्लड नहीं पहुँच पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है।
तो उसके कारण वो सारी प्रॉब्लम्स आती है, लाइक ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी आ सकती है, साइनोसिस की कंडीशन आ सकती है, अनकॉन्शियस हो सकता है पेशेंट, उसके पल्स जो है बहुत वीक हो सकते हैं और डिज़ीनेस हो सकती है, बहुत ही ठंडा-सा उसका स्किन हो सकता है, चेस्ट पेन होगा, उसको एंग्ज़ायटी फ़ील होगी, ये सारी कंडीशन उसमें आ सकती है। तो हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे? तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे, ब्लड चेक जो ब्लड कल्चर है वो लेंगे और जो आर्टरी ब्लड गैस है वो चेक करेंगे कि ऑक्सीजन कितना है अभी। एक्स-रे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ईसीजी भी करेंगे अगर हार्ट से रिलेटेड शॉक है तो, कि उसका देखेंगे हार्ट कैसे काम कर रहा है, अभी कैसे है, सेंट्रल वेनस प्रेशर चेक करेंगे और कार्डियक मॉनिटरिंग करेंगे। सो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑफ कोर्स अनकॉन्शियस हो सकता है वो विक्टिम, और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। इसमें डेथ भी होने के चांसेस है, कोमा हो सकता है, मतलब कोमा में जा सकता है पेशेंट, या कोगुलेशन डिसऑर्डर हो सकती है उसको, या मल्टी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? हम एड्रेनलिन भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं और वेसोडाइलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ये मेडिसिन्स है जो यूज़ करी जाती है और एनएसपी कंटिन्यूअसली दी जाती है ताकि मेंटेन करी जा सके जो फ्लूइड लॉस हुआ है। अगर अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है तो उसमें ब्लड भी चढ़ाया जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।